आपके पास में ये बहुत अच्छा मौका है मेगा टेस्ट सीरीज के रूप में, क्योंकि अगर आपका एक बार सिलेबस पूरा हो जाता है उसके बाद में आप अपना घर पे रिवीजन करते रहिए और अपना टेस्ट देते रहिए। टेस्ट से क्या है, आपको क्लियर आइडिया होगा अभी मेरा स्टैंडिंग क्या है, अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आप टॉप 10 में, टॉप 20 में, टॉप 30 में आते हैं तो आपके सिलेक्शन होने का बहुत बढ़िया चांस है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी अपना टेस्ट सीरीज हो रहा है उससे पूर्ण ईमानदारी से और पूर्ण तैयारी से दें और उसमें अपना अच्छा रैंक लाएं। अभी हम आज डिस्कस करेंगे मेगा टेस्ट सीरीज 103 के फिजिक्स के क्वेश्चंस को। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। अभी क्वेश्चन नंबर 35 ये कहता है, दो सर्कुलर लूप हैं ए तथा बी के जिनकी त्रिज्या आर ए और आर बी है और समान तार से बनाए गए हैं। यदि उनके जड़त्व आघूर्ण का अनुपात आई बी अपॉन आई ए है तो आर बी अपॉन आर ए क्या होगा। तो आपको ये दे रखा है कि आई बी अपॉन आई ए वो आपको दे रखा है 8:1। ये आपको सवाल में दिया हुआ है और आपको ये भी दिया हुआ है कि दोनों के दोनों समान तार से बनाए गए हैं। तो अगर मैं ये लूप है तो लूप के लिए हमारा फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर। इसका भी लिख दिया है मैंने एम आर स्क्वायर और इसका भी लिख दिया एम आर स्क्वायर। इसको बी है तो इसका भी बी, इसका भी बी, ये ए है, इसका भी ए और इसका भी ए। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने यहां से आगे लिखा, द्रव्यमान मेरा होता है आयतन इंटू घनत्व। आयतन मेरा हो गया 2 पाई आर बी, ये हो गई तार की लंबाई, ए तार का क्षेत्रफल, ये इसका हो गया आयतन और घनत्व मान लीजिए रो। चूंकि दोनों तार समान वस्तु के बने हैं, दोनों घनत्व समान रहेगा, इंटू आर बी स्क्वायर। सेम फार्मूला नीचे भी आ जाएगा, 2 पाई आर ए इंटू रो आर ए स्क्वायर। इसको मैंने आगे और सही किया तो मेरा आ गया आर बी क्यूब डिवाइड बाय आर ए क्यूब और ये हमें दे ही रखा है 8:1। इसीलिए अगर मैं आर बी अपॉन आर ए निकालूंगा तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा। इसीलिए आर बी अपॉन आर ए उसका अनुपात हो गया मेरा 2:1। अब 2:1 इसमें आंसर ए है तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 35 है। अगला क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, एक टर्न टेबल है जो अपने अक्ष के प्रति एक नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूम रही है। उसके ऊपर एक सर्कुलर पेन रखा हुआ है जो भी टेबल के साथ घूम रहा है और जो पेन का पैंदा है उसमें एक मोटी बर्फ की सतह जमी हुई है और वो भी घूम रही है टेबल के साथ में। अगर बर्फ पिघलना शुरू कर दे तो कोणीय वेग क्या होगा। तो ये हमारा जो सवाल है ये कोणीय संवेग संरक्षण का सवाल हो गया। इसमें क्या है, ये एक टेबल है और ये टेबल इस तरह घूम रही है। इसके ऊपर एक ये बर्तन रखा है और बर्तन में ये बर्फ जमा हुई है। अगर बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा, पानी पे बाहर की ओर बल लगेगा और पानी जो है पिघलने के बाद में ऐसे इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो जो हमारा जड़त्व आघूर्ण आई की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि पानी बाहर आएगा। आई मेरा होता है एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि पानी बाहर की ओर आ रहा है, तो आई का मान मेरा बढ़ गया। अब यदि आई का मान मेरा बढ़ गया तो हमें पता है एल जो है कोणीय संवेग वो तो मेरा नियत है, कांस्टेंट है। इसीलिए I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। यदि I का मान बढ़ता है, ओमेगा का मान अपने आप कम होना चाहिए ताकि L का मान नियत रहे। तो इसका आंसर हो गया 2, घटती है ओमेगा। इसका आंसर हो गया A
ओमेगा का मान घटता है। क्वेश्चन नंबर 36। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। एक व्यक्ति है जिसने अपने हाथ फैला रखे हैं, एक टेबल के ऊपर घूम रहा है, जो टेबल भी घूम रही है और तुरंत प्रभाव से उसने अपने हाथ सिकोड़ लिए, तो उसकी गतिज ऊर्जा और कोणीय संवेग का क्या होगा, उनके बारे में क्या सत्य है। ये है क्वेश्चन नंबर 37। अब चूंकि ये जो व्यक्ति है टेबल पे बैठा हुआ है, टेबल पे घूम रही है और व्यक्ति भी घूम रहा है, तो उसका कोणीय संवेग तो संरक्षित रहेगा, L के मान में तो कोई परिवर्तित होगा नहीं। तो जो L है कोणीय संवेग, वो तो मेरा हो गया संरक्षित, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये पूछ रहा है K के बारे में भी, गतिज ऊर्जा का क्या होगा। हम देखते हैं गतिज ऊर्जा के लिए, तो K का लिखता हूं मैं फार्मूला, K बराबर होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये फार्मूला है गतिज ऊर्जा K का। ऊपर नीचे अगर मैं यहाँ पे I और I से गुणा कर दूं, नीचे तो हो गया I, ऊपर हो गया I का स्क्वायर, 1/2 I स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 L का स्क्वायर अपॉन I, क्योंकि हमें पता है L का मान होता है L बराबर I ओमेगा। तो मेरे पास में ये अंतिम फार्मूला आ गया K में और L में। अब ये बोल रहा है कि व्यक्ति ने अपने हाथ सिकोड़ लिए, व्यक्ति ने अपने हाथ सिकोड़ लिए तो I का मान कम हो जाएगा, क्योंकि R का मान कम हो गया। अगर I का मान कम हो गया तो इस समीकरण से सिद्ध है कि K का मान बढ़ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे K का मान तो बढ़ जाएगा परंतु L का मान समान रहेगा। तो 37 का आंसर हो गया डी, क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। अड़तीसवां सवाल, निम्न में से कौन से ग्राफ में आंतरिक ऊर्जा U एक आदर्श गैस के लिए और तापमान T में ग्राफ है, यदि तापमान केल्विन में है तो हमें ये पता है कि जो आदर्श गैस का U होता है उसका फार्मूला है NCVT। जहां T केल्विन में है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जो मूल बिंदु से निकल रहा है U और T के मध्य। तो इसका आंसर हो गया सीधा A। 0 केल्विन पर U का मान 0 होता है, समस्त गतिविधियां रुक जाती हैं और जो तापमान बढ़ेगा U का मान बढ़ता रहता है इस समीकरण के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 38। अब क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 39 है, ये सवाल भी ऊष्मा गतिकी का ही है। क्वेश्चन नंबर 39 39 में आपको दिया हुआ है कि एक कार्नोट इंजन जिसकी दक्षता ईटा बराबर 1/10 है, हीट इंजन के रूप में, मतलब नॉर्मल रूप में जैसे काम करता है, उसको अभी यूज कर रहे हैं एज ए रेफ्रिजरेटर। यदि किया गया कार्य सिस्टम पे 10 जूल है तो लोअर टेम्परेचर से कितनी ऊर्जा को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ये पूछ रहा है आपसे Q2, यानी जो अपना लोअर टेम्परेचर वाला है वहां से कितनी ऊर्जा आई। अब ईटा का मान होता है 1/10, वो मेरा होता है नॉर्मल हीट पंप के लिए या हीट इंजन के लिए W/Q1। Q1 होता है उच्च ऊर्जा वाले से कितनी ऊर्जा ली गई, तो इससे हमारा निकल जाएगा W आपको दे रखा है 10 जूल, तो इसको मैंने रख दिया 10/Q1। Q1 का मान आ गया 100 जूल। W आपको दे रखा है 10 जूल। अब आपसे पूछा गया है Q2 कि जो निम्न तापमान पे उससे ऊर्जा कितनी आएगी, तो Q2 का मान हो गया
Q1 माइनस डब्ल्यू, तो Q1 माइनस डब्ल्यू मेरा हो गया 100 माइनस 10 बराबर 90 जूल। Q2 का मान हो गया 90 जूल। 90 का मतलब इसका आंसर हो गया C थर्ड, इसका आंसर है C 3। अब क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक डायटोमिक गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म किया जाता है, जो उसको ऊष्मा दी है उसका कितना हिस्सा आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 40 है। अब ये एकदम इजी सवाल है, डायरेक्ट हो गया। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो ऊष्मा का मान क्या हो गया, Ncp डेल्टा T, ये तो हो गया ऊष्मा का मान। और जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो तो हर समय समान ही होता है, Ncv डेल्टा T। तो हमें ये पूछा है U बाई Q कि आंतरिक दी गई ऊष्मा का कितना पार्ट आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में जाएगा। तो हमें सिंपल U बाई Q निकालना है। U बाई Q किया मैंने तो मेरा CV बाई Cp आ गया। अब एक डाई एटॉमिक गैस के लिए CV का मान होता है, अगर आप ये लेंगे डाई एटॉमिक गैस के लिए तो CV अपॉन Cp का मान हो गया 5/7, तो इसका अपना आंसर हो गया C। डायटोमिक गैस के लिए CV अपॉन Cp का मान होता है 5/7, तो इसका अपना आंसर हो गया C। क्वेश्चन नंबर 41। चित्र में दिखाए अनुसार दो स्प्रिंग लगाई गई हैं जिनके स्प्रिंग कांस्टेंट K और 2K हैं, वो इस तरह जुड़ी हुई हैं। हमें निकालना है दोलन की आवृत्ति। अब दोलन की आवृत्ति निकालने का बड़ा सिंपल सवाल है। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में दोनों स्प्रिंग लगी है समानांतर में, समानांतर में दोनों का अपना गुणांक जुड़ जाता है। तो जो अपना आवृत्ति का फार्मूला है वो सीधा सीधा हो गया F पर। आपको यहाँ पूछा है आवृत्ति, टाइम पीरियड पूछा नहीं है। आवृत्ति टाइम पीरियड की उल्टी होती है। F बराबर √3 पाई और डिवाइड बाई m तो आई गई, द्रव्यमान तो m है। खाली यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लिखूं, तो एक तरफ तो K है एक तरफ 2K है, इक्विवेलेंट अपने आप 3K हो गया। तो ये इसका मेरा आंसर हो गया 41 का। दो स्प्रिंग लगी हुई है, दोनों समानांतर में है, एक का K एक का 2K, दोनों का हमने जोड़ लिया 3K आ गया। इसका डायरेक्ट आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 42। अब सवाल नंबर 42 है, एक SHM में यदि X विस्थापन है और Y त्वरण है T समय पे, तो Y तथा X का ग्राफ क्या होगा। अब Y और X में ग्राफ क्या होगा आपको दे रखा है, X तो विस्थापन और Y त्वरण। हमें पता है त्वरण में और विस्थापन में ये वाला ग्राफ होता है A बराबर -ω²x। ओमेगा मेरा कांस्टेंट है, A त्वरण है, X विस्थापन है। अभी आपको सवाल में दे रखा है Y त्वरण है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं y बराबर -ω²x। ये समीकरण किस चीज का है, ये समीकरण एक सरल रेखा का है जो मूल बिंदु से पार हो रही है। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया सरल रेखा जो मूल बिंदु से पास होती है। तो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, इसका आंसर हो गया A। क्वेश्चन नंबर 42 का A, जो त्वरण में और विस्थापन में ग्राफ कैसा आएगा, सीधी लाइन आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। (43) 43 में हमें दिया हुआ है एक अवमंदित सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण इतना है, तो कोणीय फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति क्या होगी।
अब ये तो अपना डायरेक्ट फार्मूला वाला क्वेश्चन है, इसमें और कुछ दिया हुआ है ही नहीं, हमारा खाली अवमंदन है और हमें पता है अवमंदन के लिए ओमेगा बराबर होता है k/m माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्वेश्चन सीधा फार्मूला का है, तो यही मेरा फार्मूला है, इसका आंसर हो गया ए। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन 43 का ए। 44 भी मैं यहां कर देता हूं। 44वें सवाल में आपको दे रखा है एक प्रगामी तरंग का इतना समीकरण है, तरंग का वेग क्या होगा। तो अगर आप समीकरण देखेंगे ध्यान से तो तरंग का नॉर्मली समीकरण होता है y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx। तो जो आपको समीकरण दे रखा है सवाल में, उस समीकरण को इससे तुलना करनी है, ओमेगा और k का मान निकालना है। तो अगर आप तुलना करेंगे, ओमेगा का मेरा मान आ गया 2 पाई अपॉन 0.01, ये ओमेगा का मान आ गया। तो ये हो गया मेरा। अब मुझे ये भी पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। इन दोनों को मैंने तुलना करी, एफ का मेरा मान आ गया 100, आवृत्ति मेरी हो गई 100। यदि ओमेगा दे रखा है 2 पाई अपॉन 0.01, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। इन दोनों की तुलना करने से एफ का मान आ गया 100। अब मैं दूसरा मान के लिए निकाल लेता हूं। के होता है हमारा, इसमें दिया हुआ है 2 पाई अपॉन 0.3, ये इसमें के दिया हुआ है। और हमें ये भी पता है के होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तरंग संचरण नियतांक। इन दोनों की मैंने तुलना करी, दोनों की तुलना करने से लैम्डा का मान आ गया 0.3। मेरे पास में f का मान आ गया 100, लैम्डा का मान आ गया 0.3, तरंग का वेग होता है f लैम्डा। इन दोनों को मैंने गुणा किया, तरंग का वेग आ गया मेरा 30। सो v बराबर 30, ये आंसर है। और v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मेरा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 एकदम साधारण सवाल तरंग का। क्वेश्चन नंबर 45। तो अभी ये सवाल कर रहे हैं हम यहाँ पे, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि सवाल हम क्यों कर रहे हैं। भाई सवाल इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अपनी गलती पता पड़े, और अगर आपने कोई गलती करी है तो उसको आप आगे क्वेश्चन में इम्प्रूव कर लें। ये जो अपना पोजीशन है लैब असिस्टेंट का, बड़ा बढ़िया पोजीशन है, इसमें सैलरी अच्छी मिलती है, काम न्यूनतम है। तो इसमें बेसिकली आपको, और इसमें कोई इंटरव्यू के नंबर तो होते नहीं है, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया खाली एक ही है कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो पेपर अगर आप अच्छा कर देंगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। उसी के आधार पर हम लोग आगे चल रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हुआ 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक ऑब्जर्वर एक स्टेशनरी साउंड के स्रोत पे किस वेग से आए कि उसको साउंड की आवृत्ति डबल सुनाई दे। क्वेश्चन नंबर 45, ये डॉपलर इफेक्ट का सवाल है। ये मेरा एक साउंड का सोर्स है, यहाँ पे साउंड का सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ये इसकी तरफ आ रहा है v वेग से। अब हमें ये v निकालना है वेग, और v ऐसा होना चाहिए, साउंड की आवृत्ति f है तो इसको 2f आवृत्ति सुनाई देनी चाहिए, और ये स्टेशनरी सोर्स है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका वेग मान लिया vo। हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है डॉपलर इफेक्ट का, f डैश आभासी आवृत्ति बराबर इंटू f। अभी यहाँ पे ऑब्जर्वर चल रहा है और आवृत्ति ज्यादा हो रही है, ऑब्जर्वर ऊपर आता है, v प्लस वी ऑब्जर्वर अपॉन v, जहाँ v ध्वनि का वेग है और वायु में v ऑब्जर्वर की स्पीड है। तो ये मेरा फार्मूला आ गया डॉपलर के प्रभाव से। अब ये बोल रहा है सवाल में कि हमें आवृत्ति दुगनी सुनाई दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, f डैश मेरा 2f है, तो 2f बराबर v प्लस वी नॉट बाय v इंटू f। f से f मेरा कट गया, यानी v प्लस वी नॉट बाय v बराबर 2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे मेरा आ जाएगा v बराबर v नॉट। जो ऑब्जर्वर है वो ध्वनि के वेग से ही गति कर रहा है,
इसका आंसर हो गया डी। 45वें का आंसर हो गया डी। ठीक है, नंबर 45। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो यहां पे ये क्वेश्चन अपना व्यतिकरण का है। क्वेश्चन नंबर 46 व्यतिकरण का है, तो इसको देखते हैं। इसमें लिखा है 46 में, दो तरंगें जिनकी आवृत्ति I1 और I2 हैं, एक रीजन से एक ही टाइम पे एक ही दिशा में जाती हैं, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का योग क्या होगा। अनुपात नहीं पूछा है हमसे, योग पूछा है। तो एक तरंग ये है, इसकी आवृत्ति है I1, दूसरी तरंग ये है, इसकी आवृत्ति है I2। अधिकतम कब होगा, जब इनमें समपोषी व्यतिकरण है। तो अधिकतम मैं लिख लेता हूं I max, वो मेरा हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। ये मेरा फार्मूला आ गया अधिकतम के लिए I max, और I min क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर। तो I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2। अधिकतम इतना होता है, न्यूनतम इतना, ये हमें पता है डायरेक्ट फार्मूले से। अब ये बोल रहा है इन दोनों का योग क्या होगा। इन दोनों का योग कर लेते हैं। तो I max प्लस I min, इन दोनों का योग किया, ये और ये तो कट जाएंगे। 2 टाइम्स I1 प्लस I2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी। 46वें का आंसर है बी। साधारण सा सवाल है व्यतिकरण का। ठीक है, ये हो गया मेरा 46वां। अब हम देखते हैं 47।